एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि आज इस सवाल का जवाब आप अपने दिल से दीजिए। क्या सिर्फ आरक्षण खत्म कर देने से भारत में जातिवाद खत्म हो जाएगा, या फिर पहले उस सोच को खत्म करना होगा जिसने सदियों तक इंसानों को ऊंचा और नीचा बांट कर रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज का यह वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए है। यह वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि समझ बढ़ाने के लिए है। क्योंकि आज सोशल मीडिया पर दो बातें सबसे ज्यादा सुनने को मिलती हैं। एक पक्ष कहता है आरक्षण हटाओ, दूसरा पक्ष कहता है पहले जातिवाद हटाओ। लेकिन बहुत कम लोग इन दोनों बातों का इतिहास, संविधान और असली फर्क समझते हैं। इसलिए आज हम बिना शोर, बिना गुस्से और बिना किसी का अपमान किए सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। जातिवाद और आरक्षण दोनों एक चीज नहीं है। जातिवाद एक सामाजिक सोच है जिसमें किसी इंसान की पहचान उसकी मेहनत, उसकी योग्यता, उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी जाति से की जाती है। यही सोच सदियों तक समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव और अवसरों की असमानता का कारण बनी। अब आरक्षण को समझिए। आरक्षण कोई जाति नहीं है। आरक्षण भारत के संविधान द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक नीति का उपाय है जिसका उद्देश्य ऐसे समुदाय को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर देना था जो लंबे समय से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे रह गए थे। यानी जातिवाद समस्या है और आरक्षण उस समस्या के समाधान के लिए बनाया गया एक संवैधानिक प्रयास है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है तो फिर आरक्षण की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब हमें भारत के संविधान में मिलता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन बराबरी का मतलब सिर्फ सबको एक जैसा मान लेना नहीं होता है। अगर दो लोग एक ही दौड़ में भाग रहे हो और एक व्यक्ति शुरुआत से ही 100 मीटर पीछे खड़ा कर दिया जाए और एक व्यक्ति शुरुआत से ही 100 मीटर पीछे खड़ा कर दिया जाए, तो क्या दोनों को एक ही लाइन से दौड़ना वास्तव में बराबरी होगी? यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 राज्यों को ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यानी संविधान का उद्देश्य किसी को विशेष अधिकार देना नहीं है, बल्कि सबको बराबर अवसर तक पहुंचाना था। लेकिन यह व्यवस्था अचानक नहीं बनी, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और उस इतिहास को समझे बिना आरक्षण पर बहस अधूरी रहेगी। आइए बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों के लिए ही पूरी जिंदगी संघर्ष किया। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ संविधान निर्माता कह देना शायद उनके पूरे संघर्ष को छोटा कर देना होगा। उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव को अपने जीवन में झेला। स्कूल में अलग बैठना, पानी तक छूने की अनुमति न होना, सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी छीन लिया जाना, ये बातें किताबों की कहानियां नहीं थी बल्कि उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। जब भारत आजाद हुआ और संविधान बनाने की जिम्मेदारी आई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाने का प्रयास किया जिसमें हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र का हो, उसे बराबरी का अधिकार मिले। इसी सोच के साथ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को जोड़ा गया जिसने अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त घोषित किया। यानी कानून ने यह साफ कह दिया कि किसी भी इंसान के साथ छुआछूत करना या उसकी जाति के आधार पर उसे अपमानित करना अवैध है और दंडनीय भी। लेकिन एक सवाल फिर भी बचा, अगर कानून बन गया तो क्या समाज भी बदल गया? यहीं से आरक्षण की जरूरत और स्पष्ट होती है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) राज्य को यह अधिकार देते हैं कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसी तरह अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में उन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की अनुमति देता है जो राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते। ध्यान रखिए, संविधान कहीं भी यह नहीं कहता कि आरक्षण गरीबी हटाने की योजना है। इसका मूल उद्देश्य ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को कम करना था। अब समय बीतता गया, देश आगे बढ़ा, लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आया, क्या सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही पिछड़े थे या कुछ और समुदाय भी
ऐसे थे जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बहुत पीछे थे। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सन 1989 में भारत सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे विद्येश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग ने देश भर का अध्ययन किया, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में कई अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी समुदाय भी प्रतिनिधित्व और अवसरों के मामले में काफी पीछे हैं। आयोग ने इन समुदायों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की। इसके बाद सन 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। उस समय देश भर में भारी विरोध भी हुआ और समर्थन भी। कई जगह छात्र आंदोलन की खबरें आईं, तो दूसरी ओर बहुत लोगों ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा सहानी बना भारत संघ 1992 के ऐतिहासिक निर्णय में ओबीसी आरक्षण को कुछ शर्तों के साथ वैध माना। कुल आरक्षण की सीमा सामान्यतः 50% रखने की बात कही। हालांकि बाद के वर्षों में कुछ राज्यों और कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पर अलग अलग कानूनी बहसें भी हुई। इतिहास को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इतिहास जाने आज की बहस अधूरी रह जाती है। लेकिन इतिहास जान लेने के बाद भी आज का सबसे कठिन सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है। क्या आज के भारत में आरक्षण उसी रूप में जारी रहना चाहिए या इसमें बदलाव की जरूरत है? और क्या सिर्फ आरक्षण पर बहस करने से समाज की असली समस्या का समाधान हो जाएगा? यहीं से हम पहुंचते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ना तो सिर्फ हाँ में है और ना ही सिर्फ नहीं में, क्योंकि इस मुद्दे के दो पहलू हैं और अगर हम सिर्फ एक पक्ष की बात सुनेंगे तो न्याय नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन युवाओं की बात करते हैं जो जनरल वर्ग से आते हैं। उनमें से बहुत से युवाओं का कहना है कि वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कट ऑफ अलग अलग होने के कारण उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। उनकी यह भावना झूठी नहीं है। हर मेहनत करने वाले युवा का सम्मान होना चाहिए और उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। लेकिन अब दूसरी तरफ भी देखिए, देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी जाति की वजह से अपमान, भेदभाव और सामाजिक दूरी का सामना करना पड़ता है। कई रिपोर्टों और अदालतों के मामलों से भी यह सामने आता है कि जातिगत भेदभाव की घटनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यानी एक तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की चिंता है और दूसरी तरफ सामाजिक सम्मान की लड़ाई। दोनों बातें वास्तविक है। इसलिए अगर कोई एक पक्ष को सही और दूसरे पक्ष को पूरी तरह गलत कह दे तो शायद वह इस विषय की जटिलता को समझ नहीं रहा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल सुबह से भारत में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो क्या उसी दिन से जाति पूछना भी बंद हो जाएगा? क्या हर परिवार बिना जाति देखे अपने बेटे बेटी की शादी करेगा? क्या हर गांव, हर मोहल्ला, हर समाज एक दूसरे को बराबरी की नजर से देखेगा? क्या किसी बच्चे को उसके उपनाम से पहचानना बंद हो जाएगा? अगर इन सवालों का जवाब आज भी नहीं है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्या सिर्फ आरक्षण नहीं है, समस्या समाज की सोच भी है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक सिर्फ कानून बदलने से पूरा समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आरक्षण पर कोई चर्चा ही ना हो। हर लोकतंत्र में नीतियों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। यह भी चर्चा हो सकता है कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? क्या इसकी समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए? क्या शिक्षा की गुणवत्ता और अवसरों की समानता बढ़ाकर भविष्य में इसकी आवश्यकता कम की जा सकती है? ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर तथ्यों, संविधान और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर खोजे जाने चाहिए, न कि नफरत, गुस्से या एक दूसरे को नीचा दिखाने की मानसिकता से। क्योंकि जिस दिन बहस तथ्यों से हटकर नफरत पर पहुंच जाती है उस दिन समाधान पीछे छूट जाता है और समाज और ज्यादा बंट जाता है। यही कारण है कि आज हमें सिर्फ आरक्षण पर नहीं बल्कि समान अवसर, समान सम्मान और समान इंसानियत पर, इन तीनों पर एक साथ बात करनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र होना भी जरूरी है,
साल 2019 में भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अवसर देना था जो एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी में नहीं आते। यानी समय के साथ भारत की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव भी हुए और आगे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बदलाव हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी नीति पर मतभेद हो सकते हैं, बहस हो सकती है, सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की गरिमा, उसकी जाति, उसके धर्म या उसके आर्थिक स्थिति के कारण कम नहीं हो जाती। यही हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करे और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करे। यानी संविधान का उद्देश्य किसी को ऊपर उठाकर दूसरे को नीचा गिराना नहीं था, बल्कि जो पीछे रह गए थे उन्हें साथ लेकर चलना था। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से हर स्कूल में समान शिक्षा मिले, हर बच्चे को समान अवसर मिले, हर परिवार जाति देखकर रिश्ते बनाना छोड़ दे, हर गांव, हर शहर, हर कार्यालय, हर विश्वविद्यालय सिर्फ योग्यता और इंसानियत को महत्व दे, तो क्या भारत और बेहतर नहीं बनेगा? शायद यही हम सबका सपना होना चाहिए कि असली जीत किसी एक वर्ग की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। याद रखिए, आरक्षण पर बहस हो सकती है, लेकिन जातिवाद पर समझौता नहीं हो सकता। अगर समाज से जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो जाए, अगर हर नागरिक को वास्तव में बराबरी का सम्मान मिले और अवसर मिलने लगे, तो भविष्य में आरक्षण जैसी नीतियों पर कैसे ढांचा होना चाहिए, इस पर भी देश लोकतांत्रिक तरीके से विचार कर सकता है। लेकिन उस निर्णय का आधार भावनाएं नहीं, संविधान, तथ्य और सामाजिक वास्तविकता होनी चाहिए। आज जरूरत एक दूसरे से लड़ने की नहीं, एक दूसरे को समझने की है, क्योंकि जब समाज टूटता है तो किसी की जीत नहीं होती, और जब समाज जुड़ता है तो पूरा देश मजबूत होता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जाति से पहले इंसान को देखिए, उपनाम से पहले उसके सपनों को देखिए और बहस से पहले संविधान को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इस विषय पर शांतिपूर्ण तथ्यों पर आधारित और जिम्मेदार चर्चा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहस नफरत की नहीं, समझ की हो। मैं हूं अजय, फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई सोच और एक नए सवाल के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।